प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री सचिन अग्रवाल जी। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। जी दर्शकों, सचिन जी जो है एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, फाइनेंशियल पोर्टफोलियोज देखते हैं और मार्केट्स को बड़ा क्लोजली वॉच करते रहते हैं। तो आज हमने आज इनको आमंत्रित इसलिए किया क्योंकि मोदी जी ने एक बात कही कि भैया तेल कम यूज करो, इकोनॉमी पे ध्यान दो, बहुत बाहर जाने की वो आवश्यकता नहीं है। और मार्केट से गिरी, जाहिर सी बात है गिरनी भी थी। वर्ल्ड ओवर तेल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं और मार्केट्स पर भी असर पड़ रहा है। मार्केट मतलब ओवरऑल इकोनॉमी पे भी असर पड़ रहा है। तो और मोदी जी ने इस बात ये 2 बार दोहराई। तो हम थोड़ा आपसे ही जानने का प्रयास करेंगे। सचिन सर, क्या कहा है मोदी जी ने, क्यों कहा है और क्या चल रहा है फाइनेंशियल मार्केट्स में? दुनिया में पॉलिटिकली तो बहुत कुछ चल रहा है, पर फाइनेंशियल मार्केट्स में क्या चल रहा है जी? मोदी जी ने जब पहली बार कहा, तो मुझे नहीं लगता किसी ने सीरियसली लिया। पर जब 24 घंटे में 2 बार कहा, हम्म। तब लोगों को समझ में आ गया कि कुछ वाक़ई ही गड़बड़ है। अब वो कहा क्या? बेसिक ऑब्जेक्टिव है प्रधानमंत्री जी का कि हमारा इम्पोर्ट बिल कम हो, किसी भी तरीके से। गोल्ड में हमारा $19 बिलियन है, क्रूड में हमारा $80 बिलियन है। तो ये जो इम्पोर्ट बिल है, इसको कम करना है। हम्म। फर्टिलाइज़र्स का इम्पोर्ट हो नहीं रहा है, जो कि ज़रूरी है सामग्री है। तो उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आ जाओ, जो कि एक बहुत डेंजरस चीज़ है। एक अननोन कमोडिटी है ऑर्गेनिक फार्मिंग, इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए। क्योंकि श्रीलंका ने एक बार शुरू किया था, तो श्रीलंका सड़क पे आ गया था, वहाँ के एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग हम्म। कैसे होगी, वो देखने वाली बात है। तो इसके चलते आपने देखा कि सभी बहुत सारे मुख्यमंत्री, बहुत सारे हाई कोर्ट जजेस, बाकी केंद्र के मंत्रियों ने अपनी खपत कम कर ली गाड़ियों की। प्रधानमंत्री जी भी अब 2 गाड़ियों पर आ गए हैं, आज एक वीडियो देखा मैंने। तो अभी एक सब कुछ रिलेटेड है ग्लोबल इकोनॉमी से। जब आप ग्लोबल इकोनॉमी को या किसी भी एक सेटअप को छेड़ते हैं, तो जैसे पानी में पत्थर फेंका ना, तो लहर हम्म। उठती है। तो ये वही छेड़छाड़ है और ये हम्म। छेड़छाड़ शुरू हुई ईरान और अमेरिका के वॉर से। तो अब प्रॉब्लम क्या है, हम्म। उसके पहले अमेरिका में ये प्रॉब्लम बढ़ चुकी थी। हम्म। अमेरिका बता नहीं रहा, वहाँ पे छुपाने का कैपेबिलिटी है, क्योंकि वहाँ पे डॉलर प्राइसिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो जितना मर्ज़ी डॉलर छाप सकते हैं। इसके लिए अमेरिका ने ये युद्ध छेड़ा, क्योंकि पेट्रो डॉलर जो 1972 में रोनाल्ड रीगन जी ने शुरू किया था, जो फॉर्मर प्रेज़िडेंट है अमेरिका के। हम्म। एक टाइम पे आप देख लीजिए 2005 में डॉलर वाज़ जितना पेट्रोलियम ट्रेड होता था ग्लोबली, ऑयल एंड गैस, तो डॉलर वाज़ 72% ऑफ ऑल ट्रेड्स। जो अब कम होके 53-54% पे हो गया और अब 15 दिन पहले तक तो 48%, 47% पे आ गया था। अगर ऐसा हो गया, तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो डॉलर की वैल्यू को सस्टेन नहीं कर पाएँगे। अगर डॉलर कमज़ोर हो गया, तो इमर्जिंग मार्केट की इकोनॉमीज़ को भी फ़र्क पड़ेगा, उनकी करेंसीज़ स्ट्रॉन्ग हो जाएँगी। फ़र्क हम्म। पड़ेगा जापान से, इंडिया से फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुर्की से, साउथ अफ्रीका से, ब्राज़ील से, साउथ अमेरिका से या साउथ कोरिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क और सिर्फ़ पड़ेगा जापान से। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया का पैसा जो है ना, जैपनीज़ येन और यूएस डॉलर में घूमता है। पिछले 25 सालों से आप देखा होगा कि अगर आप देखेंगे इंटरनेट पे, तो जापान में इंटरेस्ट रेट लगभग 0 है, 0 से 0.2। तो ये क्या करते हैं, जापान से उधार लेते हैं। जितने फंड मैनेजर्स हैं, बड़े-बड़े ब्लैक रॉक, वैनगार्ड से लेके छोटे-छोटे फंड मैनेजर्स भी। जापान से उधार लिया, दुनिया भर के बाज़ारों में पैसा डाला। अब सपोज़ कीजिए किसी ने 10,000 करोड़ लिया उधार, तो वो क्या करेगा, 8,000 करोड़ तो घर पे रखेगा और 2,000 करोड़ इंडिया की, हंगरी की, साउथ कोरिया की, फिलीपींस की, बाकी देश भर के, दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में डालेगा। जो 8,000 करोड़ है, वो डालता है यूएस के बॉन्ड्स में, जो देते हैं 2%, 2.5%। तो आपने 25 पैसे में उधार लिया और आपको 2 से ढाई मिल गया। तो ये गेम चल रहा था। ये ग्रॉस इनकम है। नेट ऑफ टैक्स और बाकी सब चीज़ें कॉस्ट कर लो तो काफ़ी कम हो जाता है, फिर भी डबल से ज़्यादा बनता था। तो ये जापान गेम इतना चलता था। लेस इंटरेस्ट पे कैसे फंक्शन कर लेता है, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग? जापान में क्या है कि इकोनॉमी का ग्रोथ स्टैग्नेंट है, पॉपुलेशन हम्म। स्टैग्नेंट है। ना पॉपुलेशन बढ़ रही है, ना इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही, इसलिए इन्फ्लेशन भी नहीं बढ़ता। तो जब खपत नहीं होगी, कंज़म्पशन नहीं होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा कैसे? एक बियॉन्ड प्राइस लेवल इन्फ्लेशन बढ़ता ही नहीं है।
आप ये लेकिन सोचिए जापान तो जापान में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी भी रहा है। दुनिया में जापान इतनी एक सारी कंपनीज हैं उनकी जो एक्सपोर्ट करती हैं, शानदार प्रोडक्ट्स आते हैं, चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स रहा हो, चाहे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो। आजकल तो उनके ये जो क्लोथिंग ब्रांड्स है इस तरीके से, यूनिक्लो और ये सब भी बहुत हुँ, हुँ। चल गया है। जी। उसका रीज़न ये है कि जापान का जो एक्सपोर्ट्स तो बहुत अच्छा है। कंपनी के हुँ, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, बट जापानीज़ गवर्नमेंट के खाते में वो पैसा उतना नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्सेस नहीं बढ़ रहे। अगर आपके जैसे हमारे यहाँ पहले 33% का टैक्स था, बाद में भी 5 साल पहले निर्मला जी ने उसको कम करके 25% कर दिया था, क्योंकि मेक हुँ, इन इंडिया को प्रमोट करना था। अभी 25% है, अगर हम उसको 20% कर दें, तो टैक्स सरकार को 5% कम मिलेगा, बट कंपनीज़ को ज़्यादा बचेगा। ये चीज़ जापान में है। जापान में इंटरेस्ट रेट हुँ, भी चेंज हुआ ही नहीं है। तो आप ये सोचिए जो एक पिता कमाता था जापान में, वही आज बेटा भी कमा रहा है और वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। तो भाई हमारे हुँ, मेरे पिताजी के टाइम पे चीनी ₹5 किलो मिलती थी। हुँ। आज चीनी मिलती है 47-48 किलो। बट जापान में नहीं, जापान जी, में बेटे को भी 5 साढ़े ₹5 मिलेगी, ₹6 मिलेगी। ओके। तो ये चीज़ थी। तो अब होता क्या है कि अब यूएस में आ जाइए। पहली बार हुआ है यूएस में, आज तक नहीं हुआ कि 4 महीने से लगातार अनएम्प्लॉयमेंट डेटा नेगेटिव आ रहा है आउटसाइड रिसेशन। मतलब रिसेशन अभी डिक्लेयर नहीं है, बट अनएम्प्लॉयमेंट डेटा खराब है। अनएम्प्लॉयमेंट डेटा क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट डेटा होता है कि 1 साल में कितने लोगों की नौकरियाँ गईं। तो किसी महीने 75,000, किसी महीने 95,000, किसी महीने 1.5 लाख, पिछले महीने तो 2,36,000 गए हैं। तो हुँ, ये बढ़ता जा रहा है। तो अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्लस 2028-29 में उसको $12 ट्रिलियन का सॉवरेन बॉन्ड फंड का पे आउट देना है। अब उसके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो वो पैसा लेके आए, जो कि है नहीं, या फिर उसको रोटेट करें, कि भाई तुम्हारा बॉन्ड मैच्योर हो गया तुम दोबारा ले 10 साल के लिए। तो अब 10 साल बाद फिर से देना पड़ेगा और 10 साल के लिए मामला टल जाएगा। तो ये वहाँ से शुरू हुआ। तो ये जो वेनेज़ुएला हो रहा है और ये जो ईरान हो रहा है, ये उसी के लिए हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनको डॉलर की वैल्यू कम करनी है, डॉलर की वैल्यू बचानी है। तो अगर आप देखोगे हुँ, वैसा पहला स्लाइड है, पहले स्लाइड में अगर आप हाँ प्रेज़ेंटेशन जी, लगाओगे तो मैं आपको दिखाऊँ। बिल्कुल। यस। ये है यूएस फेड में सरकारी नौकरियों का आंकड़ा। हुँ, इस समय सरकारी नौकरियाँ सबसे कम है यूएस में। और संदीप जी आपको जानकर हैरानी होगी, सारा डेटा तो निकालने में तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। दुनिया के जितने बड़े देश हैं जी-20 के, जी-20 में से ब्राज़ील इकलौता देश है जहाँ सरकारी नौकरियाँ बढ़ी हैं। बाकी 19 के 19 देशों में सरकारी नौकरियाँ कम हुई हैं, हमारे देश को भी गुड। मिला के। अच्छा है, कम से कम बढ़िया है। हुँ, तो हुँ, ये चीज़ है। ये इसका एक बेस है, बैकग्राउंड है। हुँ, क्योंकि जी। जैपनीज़ येन जो है, वो अगर हुँ, 160-170 पे आ जाता है तो प्रॉब्लम होती है। अब हुँ, ये हम आते हैं अपने क्रूड पे। हुँ, फ़रवरी की शुरुआत में क्रूड इम्पोर्ट प्राइस थी हमारी कुछ कुल मिला के 60, 65, $70 की, 65 से $70 की रेंज में। अब वो हुँ, बढ़ के हो गई है 112, 114 की रेंज में। हुँ, गवर्नमेंट का डेटा ये कहता है पीपीएसी का कि पिछले लास्ट वीक का डेटा वो हमारा 109.31 से 109.67 का डेटा है। तो हुँ, $109 पे हम क्रूड ले रहे हैं। पहले क्या होता था कि प्राइसिंग जो डिस्कस होती थी, जैसे अगर हमें रशिया से लेना है या कतर से लेना है या कुवैत से लेना है, तो हम 15 दिन की प्राइसिंग एग्रीमेंट करते थे। आज प्राइसिंग 24 घंटे की हो रही है और बहुत सारी डील्स ऐसी हो रही हैं जो 4-4 घंटे की हो रही हैं, कि 4 घंटे में पैसा भेजो तो ये डील है, नहीं तो 4 घंटे बाद अगली प्राइसिंग होगी। भले ही उससे कम हो हुँ, चाहे ज़्यादा हो अलग बात है। तो अब आपको एडवांस पैसे देने पड़ रहे हैं, प्लस आपका क्रूड बास्केट बढ़ गया है। अब क्रूड का ऑल टाइम हाई लगा था 2008 में, हुँ। 2008 के एंड में दैट $120 था आई गेस। $147। $147। हुँ, हाँ, उस समय हमारा जो क्रूड का बास्केट था, आप ये सोचिए इट वाज़ 9% ऑफ मतलब हम अपना इम्पोर्ट का 9% सिर्फ क्रूड पे खर्च करते थे। आज वो बढ़ के हो गया है बीच में कम हो गया था 6%, अब वो बढ़ के हो गया है वापस 12%। और हुँ, हमारा जो अमाउंट है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ हुँ, गया है। हुँ, हम टोटल इम्पोर्ट का 80-85% क्रूड और एलपीजी इम्पोर्ट करते हैं। अगर हम हुँ, फर्टिलाइज़र्स मिला लें, बाकी सब मिला लें, दैट क्लोज़ेस टू 90-93%। तो अब क्रूड मिल नहीं रहा है। हॉर्मूज़ 25% टू मैक्सिमम देता है। अगर हुँ, ओपेक कंट्रीज़ अपना प्रोडक्शन बढ़ा लेती हैं, तो हॉर्मूज़ हुँ, 25% के ऊपर गया नहीं कभी। अभी हुँ, 22-23% पे स्टेबल है।
बट वो जो क्रूड है, वो दुनिया का जो खपत है, कंज़म्पशन है, वो उसका 70% है। हुँ, वो जो 20% वहाँ से निकलता है, दुनिया का 70% है। तो ये पूरी दुनिया के लिए प्रॉब्लम है। हर देश ने तो बढ़ा दिए दाम। ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पे 30% कॉस्ट बढ़ी नहीं है। एक हुँ। हम बचे हुए हैं अभी तक। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अब नहीं बचेंगे। आपको अगली 2 स्लाइड के बाद 1 स्लाइड आएगी, पहले वो दिखा दीजिए, उसमें आपको डेटा मिल जाएगा। इसके बाद वाली। सर एक सवाल और जी, पूछना है आपसे इसी बारे में। जी। अभी हाल ही फिलहाल में यूएई ने जो है, अपने आप को हुँ, ओपेक से आउट कर लिया है और हुँ, यूएई ने कुछ ऐसा बताया है कि वो अ, उनकी एक पाइपलाइन है जो हुँ, हुँ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बाईपास कर देती है। तो जी, वो कर जो है देती है। अंदर ही अंदर उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा पर उसका जो एक जैसे हमारा तेल का डिपो होता है ना, हुँ, आपको हर रेलवे स्टेशन के बगल में मिल जाएगा इंडियन ऑयल का तेल का हुँ, डिपो। हुँ, वैसे ही वहाँ पर जैसे ईरान का खर्ग आइलैंड है, वैसे ही वहाँ पर एक यूएई का एक डिपो है, उसकी हुँ, कैपेसिटी इतनी नहीं है। प्लस उसके आस-पास का जो एरिया है, वो हुँ, लड़ाई वाला एरिया है। अगर वहाँ से समुद्र हुँ, के थ्रू जाएगा, तो वहाँ पर भी एक प्रॉब्लम आती है। तो दैट इज़ एन इश्यू हुँ, देयर। तो अगर वो यूएई ने कर दिया है, ये वैसे तो देखा जाए तो हमारे लिए तो अच्छी खबर है। हुँ, क्योंकि जब भी कोई कार्टेल टूटता है, तो हुँ, बेनिफिट सभी को होता है। जी। वो उनकी एक लाइन है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जो है बाईपास कर देता है, अंदर से उनका तेल आ रहा है, ओमान के थ्रू आप इधर निकल जाते हैं हाँ जी, और बिल्कुल। जी, तो थोड़ा-सा वो बच जाता है। पर हाँ, ऑफ़ कोर्स इतना भी कोई बहुत मतलब आई डोंट नो इसका करंट कंडीशन क्या है, इट इज़ रियली क्योंकि वहाँ यूज़ेबल पे अभी है यूएस ने कि भी तो नहीं? लगा रखा है ना सर। यूएस जी, ने भी ब्लॉकेड लगा रखा है। हुँ। तो यूएस को वो तो एक प्रॉब्लम तो है ही। वर्ल्ड के एनर्जी ट्रेड को डॉलर में ही करवाना है, ये उसकी मजबूरी है, तभी डॉलर की वैल्यू बची रहेगी। उसके पास सर तो ये ये ऑप्शन नहीं है। हुँ, और इसीलिए आपके लिए आप सोचिए क्रिप्टो करेंसी शुरू की गई थी। क्रिप्टोज़ हाँ, का जो गेम है, ये डॉलर हुँ, की का जो लोन है, उसको खत्म करने के लिए है। क्रिप्टो का हुँ, और कोई यूज़ थोड़ी है। अब जैसे ये है, ये डॉलर शेयर है। अब आप देखिएगा जी, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे डॉलर शेयर एकदम नीचे आता जा रहा है और पिछले 2-3 सालों में तो बहुत तेज़ी से कम हुआ है, आफ्टर 2022 ये ये जो 50% के नीचे आ गया। जो भारत का कई बार हम लोग सुनने में आया कि चाइना भी जो ईरान से तेल लेता है, वो आउट ऑफ डॉलर लेता है। युआन में जी। परचेज़ कर भारत जो रशिया से तेल ले रहा है, मेजर उसका इम्पोर्ट है, वो भी आउट हुँ, ऑफ डॉलर है। इस समय जितनी मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, चाइना बिल्कुल इंश्योर करता है कि हम जो भी परचेज़ करें, वो युआन में करें इंस्टेड ऑफ डॉलर। और दुनिया जी, की मैक्सिमम जो इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट या ट्रेडिंग का जो वैल्यू है, वो डॉलर में ही है। जी। अ, एनर्जी का, तो वो धीरे-धीरे कम हो रहा था। यही डॉलर की ताकत है, हमेशा से रही है कि यही एनर्जी स का ट्रेड जो है डॉलर में ब्रेंटवुड एग्रीमेंट के माध्यम से जो कराया गया था और उसी ये से दुनिया सबसे बाहर निकल रही थी, तो उससे हुँ, अमेरिका को तकलीफ होने लगी इसलिए ये वॉर छिड़ गया। यही है रीज़न। एग्ज़ैक्टली। आप देखिएगा पिछले साल अमेरिका ने टैरिफ 50% इसीलिए किया था क्योंकि हम रशिया से क्रूड ले रहे थे और वो भी इंडियन लोकल करेंसी ले रहे थे। अगर यूएस का पेट्रो डॉलर खत्म हो गया, तो यूएस की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी इवेंचुअली। हाँ, कुछ एक साथ तो प्रोडक्शन नहीं तो होगी है पर नहीं। धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी। जापान से बुरा हालत हो जाएँगे मुझे लग रहा है। जो आप जापान का हाँ, बता रहे हैं जापान बड़ी से भी बहुत बुरा स्टैग्नेंट हाल है। है। हाँ, जापान से बुरा हाल हो जाएगा। क्योंकि अब आप जी। यही देखिएगा ग्राफ में देखिएगा कि बहुत तेज़ी से नीचे गिरा है, पिछले 2-3 हुँ, सालों में। हुँ, तो 50% के नीचे आता है तो वैल्यू वैसे ही अपना सेंटिमेंटल वैल्यू खत्म हो जाती है, हुँ। कि 50% से तो कम हो गया, तो वो सेंटिमेंटल वैल्यू खत्म हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जी, और अब वैसे भी पिछले यूएस 5 दिनों डॉलर को जिस तरीके से वेपनाइज़ करता है, हुँ, तो रशिया का पैसा दबा लिया उसने, जो डॉलर में फँसा हुआ था। ईरान का भी मतलब वो यही कर लेता है कि भई हमारे सिस्टम में तो हम वी कैन जस्ट बंद कर एक दो, तो उसका नहीं जाना। ज्योग्राफिक लोकेशन यूनाइटेड स्टेट्स की बहुत अच्छी है, दोनों तरफ समुद्र है, हुँ, पूरा हुँ, हेमिस्फीयर उसका है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। कनाडा उसके साथ है, मेक्सिको नीचे उसके साथ है। कनाडा, क्यूबा, वेनेजुएला यहाँ पे कुछ ज़्यादा होता नहीं है। ये कंट्रीज़ अपने आप में होंडुरास ये अपने आप में प्रॉब्लम में है। ब्राज़ील कोई बहुत बड़ा देश है, बट वहाँ की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो हुँ। अमेरिका के लिए खेलने के लिए उसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन बहुत अच्छी है, ये अमेरिका प्रॉब्लम ने है। तो पूरे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका सारी कंट्रीज़ को बर्बाद कर रखा है। वो अपने आप को फिर उसका बरगद बना क्या है लिया कि नीचे कुछ उगने नहीं देता है वो। हाँ, उसने तो अर्जेंटीना, चिली हर जगह उसने कोलंबिया सब जगह पे गवर्नमेंट चेंज कराई है, ये करा है। अभी वेनेजुएला लेटेस्ट एग्ज़ाम्पल। जी। तो सर ये वेनेजुएला का जो क्रूड है, वो हाई सल्फर कंटेंट का क्रूड है।
ओके। उसको प्रोसेस करने में बहुत बहुत कॉस्ट आती है और हुँ, सिर्फ दुनिया में 5 या 6 रिफाइनरीज ऐसा कर सकती है, उसमें रिलायंस की जामनगर है। हुँ, अब उस रिफाइनरी को प्रोसेस करने की कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि अगर आप उस क्रूड को प्रोसेस करके बाहर बेचोगे भी, तो आपका मार्जिन नहीं है। प्लस हुँ, वेनेजुएला इतना दूर है कि वहाँ से क्रूड आने में साउथ अफ्रीका के नीचे से इट विल हुँ, टेक यू 1 एंड हाफ मंथ्स, उससे ज़्यादा लग जाता है। तो डेढ़ महीने बाद तो तेल आएगा, प्लस उसको कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। इतना लंबा बिज़नेस करने का और जब प्राइसिंग 24 घंटे में डिसाइड हो रही है, तो कोई सेंस बनता नहीं है। इसीलिए इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने कहा कि हम वेनेजुएला से क्रूड नहीं लेंगे, हम आपसे ही ले लेंगे। इसीलिए अमेरिका का जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन क्रूड बास्केट में, वो 26% से बढ़ के इस समय 48-49% हो गया। बीच में तो 58-59% तक पहुँच गया था। हुँ, तो ये मतलब हमारा जो आप ये कह लीजिए फॉरेन मिनिस्ट्री ये स्लाइड बहुत अच्छी है। हुँ, फॉरेन मिनिस्ट्री है या जो हमारी ऑयल मिनिस्ट्री है, वो इस चीज़ को नाप के करते हैं कि भई पूरी दुनिया में हमने 40-42 कंट्रीज़ तक फैला लिया अपना क्रूड का बास्केट, कि कहीं से सबसे थोड़ा-थोड़ा लेते रहेंगे, सारे खुश रहेंगे, बट हमारा काम चलता रहेगा, हमें तकलीफ नहीं होगी। अब हुँ, जैसे ये खर्ग आइलैंड है, खर्ग आइलैंड दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल डिपो है, सबसे बड़ा। हुँ। जितना क्रूड यहाँ पे लोडिंग होता है, उतना दुनिया में कहीं नहीं होता। अब आप देखेंगे पिछले 4 दिनों में 0 है लोडिंग, नीचे के। ओह! तो जब तेल लोड ही इंटरेस्टिंग। नहीं होगा तो क्या कर लेंगे? ये खरग आइलैंड है आपका यहाँ पर ना? ईरान में, हाँ। इधर है। इसी के ऊपर आपने याद करो कि अमेरिका कह रहा था कि हम इस पे कब्ज़ा करेंगे। हुँ। हुँ, एक तो उसको भी पता नहीं क्या आग लगी रहती है, यहाँ भी कब्ज़ा कर लूँगा, वहाँ भी कर लूँगा। ये क्रिश्चियंस ना इनको दुनिया को जो कंट्रोल करने का इनका कंट्रोल फ्रीक नेचर है, इसने काफ़ी बर्बाद कर रखा है। सर कंट्रोल तो 2 ही तरीके से हो सकता है, खत्म हथियार ये से और धर्म से और तीसरा कोई तरीका नहीं है। हुँ। वही वो करते हैं, हथियार से अपना मज़हब फैलाते हैं, मज़हब से फिर अपना हथियार खरीदते हैं, ये सब करते हैं। बिल्कुल, ये जो बिल्कुल। आप लोकेशन आप हाँ, बताइए, हाँ, हाँ। साफ मतलब इतना मेजर दिख रहा है कि किस प्रकार के डिपोज़ हैं यहाँ पर और यहाँ बिल्कुल इनकी दिख जो रहा है। स्टोरेज कैपेसिटी है वो इंडिया की 5 टाइम्स है, सिर्फ़ इस आइलैंड की। हुँ, हुँ। तो यहाँ पे इस समय काश 0 इतनी तेल निकल रहा है और मैं आपको एक चीज़ और भाई बताऊँ। पूरे आइलैंड पर ही सिर्फ़ और सिर्फ़ यही दिख रहा है। हाँ, और कुछ है ही नहीं उस आइलैंड पे। पिछले जनवरी में जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट है, 33 हुँ, माइल्स का जो पतला-सा रास्ता है, वहाँ से हुँ, 3000 कंटेनर निकलते हैं ऑन एन एवरेज प्लस हुँ। माइनस 2-3%। अप्रैल में सिर्फ 191 निकले हैं, 190 या 191 ऐसे कुछ निकले हैं। और अच्छा सर ये मई में खर्क आइलैंड पर अ, जी, ये किस किस कंट्री ईरान के कब्ज़े में है? ईरान के। ये और ईरान तो की मतलब सॉवरेन टेरिटरी है। अच्छा, तो ये इसका उपयोग तो सारे ही देश करते होंगे आस-पास, ये कुवैत करता होगा, ये हाँ, बहरीन भी करता होगा, सभी करते सभी हैं, करते पर हैं? पैसे देके करते हैं। ओके। आपको क्या लगता है कि इस मिडल ईस्ट के हर देश में यूएस का बेस क्यों है, नेवल बेस? अब वो वही था सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की भी है, हम सिक्योरिटी, सुरक्षित तेल, हमारा तेल, तेल। तेल निकलेगा, सुरक्षित हम पहुँचाएँगे, हाँ, हम कंट्रोल करेंगे। सिक अगर जिसने दुनिया में तेल कंट्रोल कर लिया उसके पास सारा कंट्रोल है। हाँ, वो तो डॉलर की सारी ताकत ही तेल से आती है और किससे आती बस, है? बस। तो ना अभी आप होता देखिए 1971 का ब्रेंट रूट एग्रीमेंट तो अमेरिका फिर वो थोड़ी हो पाता जो आज है। बिल्कुल नहीं हो पाता। जी। तो वो तो ये आपकी जो स्लाइड है स्लाइड है सर? ये जी। सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है। हुँ, ये 0 है और ये ग्लोबल मतलब ये रिलीज़्ड डेटा है। हुँ, ये आपको सोशल मीडिया पे या ऑनलाइन कहीं भी मिल जाएगा, हुँ। ठीक है। मतलब इतने अब बुरे हालात हैं ऑलरेडी कि ऐसे हाँ, जहाँ से इतना मेजर काम होता था, वो जी, सब ध्वस्त हो रखा है। और यस। शायद आपको याद हो कि वो प्रधानमंत्री जी कतर गए थे, कतर के हुँ, बाद फिर वो गए थे इज़राइल, झगड़ा होने हुँ, से 4 दिन पहले। हुँ। तो हमारी सरकार को थैंक्स टू अवर गवर्नमेंट एंड थैंक्स टू अवर फॉरेन मिनिस्टर मतलब मुझे लगता नहीं कि हमने इससे अच्छा फॉरेन मिनिस्टर देखा है कभी, जयशंकर जी से। जी। हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, पहले इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी हमारी सरकार के पास, अब इन्फॉर्मेशन होती है एडवांस में। और एक बार वो फॉरेन अब मिनिस्टर बना तो सलमान खुर्शीद और एक ये बार है, वो बने थे जो कर्नाटक के एसएम कृष्णा जी चीफ मिनिस्टर भी थे। एसएम कृष्ण हाँ, तो एसएम कृष्णा जी तो पुर्तगाल का पूरा स्पीच पढ़ दिए जब 6 पन्ना तब पता चला अरे तो पुर्तगाल की स्पीच है।
और सलमान खुर्शीद जब बना था तो वो जाता था बाहर जंकेट में, पता नहीं किस किस लेडी को पकड़ के डांस करता था। खुद वो कैसा तो आदमी है तो सारी दुनिया जानती है, फ्रॉड में पकड़ा गया वो और उसकी पत्नी दोनों। खैर, तो आप सही कह रहे हैं कि हमें क्या को कैसे लोग मिले थे और कैसे अभी हैं, कितने शानदार लोग हैं जो काम कर रहे हाँ, हैं। जी। मतलब मैं पर्सनली कहूँ तो मुझे पीयूष गोयल जी हो गए, ये हो गए, हम्म। नितिन गडकरी जी हो गए, इनसे शानदार मिनिस्टर कभी देश ने देखे ही नहीं है। यस। अब कोई इनके काम पे सवाल नहीं उठा सकता। ऐसा किसी डिपार्टमेंट में आपस में फ्रिक्शन नहीं है, ना, सब बिल्कुल नहीं एकदम एक सकते। कोहेजन, एक मशीन की तरीके से चलते हैं। बिल्कुल। जी। अब आप ये देखिए कि जब से झगड़ा शुरू हुआ है, 4.8 मिलियन बैरल पर डे डेली लॉस है क्रूड के। इतना क्रूड जो है दुनिया को चाहिए पर मिल नहीं रहा। अब हमारे हम्म। पास सरकार का कहना है कि 2 महीने का क्रूड है। ये एक्चुअली में 2 महीने का है नहीं। ये एक्चुअली का 40 डेज़ का है। 60 की जगह 40 डेज़ का है। क्यों? क्योंकि आप ज़ीरो तो करोगे नहीं रिज़र्व को। एक क्रिटिकल रिज़र्व, हम्म। एक होता है रिज़र्व, एक होता है क्रिटिकल रिज़र्व। जैसे हम गाड़ी में पेट्रोल भराते हैं ना, एक तो रिज़र्व होता है, एक होता है क्रिटिकल रिज़र्व। अगर आपको याद हो पुरानी ज़माने की मोटरसाइकिल में हम एक बटन स्विच होता था जो घुमाते थे हम्म। 90 डिग्री। हम्म। हाँ, यस यस। रिज़र्व में आ गई ये बाइक। तो रिजर्व अब में आ एक गई एक गाड़ी। होता है क्रिटिकल रिज़र्व। बहुत सी गाड़ियों में हम्म। ब्लिंक होने लगता है लाइट। तो हम्म। क्रिटिकल रिज़र्व आपका 40 डेज़ में खत्म हो जाएगा। 40 डेज़ के बाद आप हम्म। क्रिटिकल रिज़र्व जाओगे। हम्म। और हम दुनिया के सबसे बड़े देशों में इकलौता देश है जिसने तेल का दाम नहीं बढ़ाया, गैस का दाम नहीं बढ़ाया। अगर हम यस। एलएनजी का दाम छोड़ दें थोड़ा-सा अभी तो। तो क्रूड का जो डिक्लाइन है अवेलेबिलिटी का, हम्म। ये जो लास्ट अगली स्लाइड है ना, ये बहुत बड़ी स्लाइड है। दोनों एक साथ चलेंगे हम्म। सर। ये जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है और आज डॉइश बैंक ने इससे खतरनाक रिपोर्ट निकाली है। मैं क्योंकि दर्शकों को डराना नहीं चाहता हम्म। इसलिए मैंने वो रिपोर्ट का स्लाइड नहीं लगाया। हम्म। ये जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है, इनका कहना है कि जुलाई तक मतलब 28-25 जून से लेके 15 जुलाई के बीच में हम वो क्रिटिकल लेवल पे आ जाएँगे, दुनिया भर में। और आपको याद है डॉइश बैंक की जो रिपोर्ट है वो इंडिया से प्रिंट हुई है और उसके ऊपर प्रिंट पे लगा क्या है? एक तरफ क्रूड का बैरल है और दूसरी तरफ बैलगाड़ी है। क्या बात है। सही, तो इसी से दुनिया आप तो में तो समझ बड़ा लीजिए, काम। इसी से ये समझ तो लीजिए उन्होंने हम्म। सिंबल से समझा दिया क्या होने वाला है। क्या होने वाला। सितंबर आते-आते हमारे पास तेल नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है कि जब भुखमरी होती है, इससे पहले अपना पेट भरता है, फिर पड़ोसी का देखता है इंसान। हम्म। अपना देखेगा उसके बाद पड़ोसी का देखेगा। तो ये सिचुएशन आ सकती है। जी। ये सिचुएशन आ सकती है। ठीक है, देखते हैं क्या सिचुएशन आती है। आगे की स्लाइड्स आपके देखते हैं, फर्टिलाइजर अब आप प्रोडक्शन भी देखिए कम हो यहाँ रहा पर ये है फर्टिलाइज़र। है। हमारा फर्टिलाइज़र 50-60% से ज़्यादा मिडल ईस्ट से इम्पोर्ट आता है। होता है। बंद है वहाँ पे। ईरान एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर था यूरिया का, पोटैश का। हम्म। वहाँ पे प्रोडक्शन जो है इस समय 60% कम है। कतर का 0 है, कुवैत का 0 है। ये बात तो ईरान को भी समझनी चाहिए थी कि भाई तुम खुद पंगे में फंसे हुए हो, तुमको क्या आग लगी हुई है कि न्यूक्लियर बम मारूंगा इजराइल पे, न्यूक्लियर पैदा करूंगा बम मारूंगा। आज भी इसराइल यही कह रहा है कि भाई यूरेनियम सरेंडर कर दो और बात खत्म करो। हाँ, यूएई भी यही कह रहा है। बिल्कुल। कोई अपने देश के बगल में एक पागल आदमी के हाथ में न्यूक्लियर बम क्यों बर्दाश्त करेगा। वो तो भारत है कि पाकिस्तान को बर्दाश्त करता है, और ऑपरेशन सिंदूर में चलो हमने वो तलवार अपने सर से हटा दी। पर लड़ाई करना है लड़ाई करो, डील करना है डील करो, कुछ भी करो। न्यूक्लियर का क्या है कि नहीं इसराइल पे तो न्यूक्लियर मारूंगा मैं, खत्म कर दूंगा, यहूदी मार दूंगा। ये पागलपन 30 साल से, अब क्या ही बताए। सिर्फ पागलपंती सिर्फ इज़राइल के लिए नहीं है, हम्म। बाकी हर उस देश के लिए है जो उनकी आइडियोलॉजी को नहीं मानता। हाँ सही बात है। इसीलिए इज़राइल और अमेरिका नहीं चाहते हम्म। कि ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब मिले। आप देखिएगा हम्म। जितने भी यूएस प्रेसिडेंट हैं आज तक कोई भी सबने यही कोशिश की कि ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब ना मिले। ये सर डेटा बहुत इस अच्छा है। ईरान से जितना दूर इसराइल है बम मारने के लिए, जी, उतना ही दूर पे भारत भी है। एग्ज़ैक्टली यही प्रॉब्लम है। तो वो अगर इसराइल पे न्यूक्लियर बम मार सकता है तो भारत पे भी मार सकता है। आपको क्या लगता है मोदी जी क्यों गए थे इज़राइल? वो यूएई पे भी मार देगा, वो सऊदी पे, सब पे मार अब देगा, लड़ाई उसका का तो अलग रिबन ही सीन काटने तो चल गए रहा नहीं थे जैसे कि हमारे यहाँ मुल्ला मौलवी है। कहते हैं, लड़ाई का हम्म। रिबन काटने तो गए नहीं थे। भाई सबसे पहले तो अपना घर बचाना है ना। अभी अभी फिर शायद बाहर जा रहे हैं, पहले यूएई जा रहे हैं, फिर यूरोप की यात्रा पर जा रहे हैं।
और अभी नेतन्याहू ने आज बताया कि वो अभी सीक्रेटली यूएई गए थे वॉर के हाँ। बीच में। सर यूएई को निकलना बहुत जरूरी है। यूएई ने अगर जी। ओपेक नहीं छोड़ा होता ना तो यूएई बर्बाद हो जाता। ग्लोबल हब है ट्रेडिंग का। अगर आपने क्रूड का लॉजिस्टिक्स कॉस्ट तो आपने 3 गुना कर दिया, अगर बाकी ट्रेडिंग का कॉस्ट बढ़ गया 3 गुना तो फिर पूरा ग्लोबल इकोनॉमी बंद हो जाएगी। दुबई इटसेल्फ इज द इकोनॉमी ना, दुबई सिटी इज द इकोनॉमी अपने आप। वो इकोनॉमी मिडिल ईस्ट की। जी। तो अब आप देखिए फरवरी में हमारी क्रूड बास्केट जो थी $60 की थी, अब वो बढ़ के $109-110 हो गई है। अब प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अगर $10 क्रूड बढ़ता है तो हमारा खर्चा जो है $15 बढ़ जाता है उसको खरीदने बिल्कुल। का। ठीक है, उससे वो भी प्रॉब्लम नहीं चली, हमने पैसे भी छाप लिए, हमने मंदिरों का गोल्ड ले लिया, हमने गृहणियों से गोल्ड ले लिया, जो कि सरकार कह रही गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में कि आपको बैंक में रखो और उस पर ब्याज ले लो, सब कुछ ले लिया। उससे जो महंगाई बढ़ेगी उसका क्या करेंगे? सर उसका सिर्फ तेल उससे की महंगाई थोड़ी है, करेंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, उसका क्या करेंगे? क्रूड से 70-80 टाइप की चीजें निकलती हैं जो बनती हैं जिसका हम डेली यूज करते हैं। एग्जैक्टली। प्लास्टिक इज वन ऑफ आप सीमेंट, प्लास्टिक तो कम यूज होता है। सीमेंट देखिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कितनी ज्यादा है। सीमेंट का 28 to 29% प्रोडक्शन जो है कम हो जाएगा। पेंट का 60% प्रोडक्शन कम हो जाएगा। और पेंट सिर्फ घरों का नहीं, इंडस्ट्रियल पेंट। अब ये करंट अकाउंट डेफिसिट है। करंट अकाउंट डेफिसिट करंटली 0.7 से 1% है जीडीपी का। $100 क्रूड पे ये 2.2% तक पहुंच जाएगा। अगर ये $120 क्रूड पहुंच गया, जो कि डॉइच बैंक और मॉर्गन स्टैनले सब कह रहे हैं, जेफरीज कह रहे हैं, सारे बड़े एफआईएस कह रहे हैं, तो ये बढ़ के आपका 4-4.25% तक भी जा सकता है अगर ये 2-3 महीने टिक गया तो। मैंने स्लाइड में सिर्फ 1.5 महीने का ही डाला है, इसलिए 2.5% लिखा है। अगर वो बढ़ गया तो आपका जो इन्फ्लेशन है, जो आरबीआई का टॉप टारगेट है 4.5% का, वो ओवरशूट हो जाएगा। अभी तो किसी तरीके अभी से अमूल कंट्रोल ने किया 2 हुआ दिन पहले इन्फ्लेशन। ₹2 दूध बढ़ाया, ठीक है? तो अब ₹70 का पैकेट आता है, आई थिंक ₹70 का पैकेट आता है अमूल का। मैं आपको देता हूँ, दिवाली पे देख लीजिएगा क्या दाम होगा। एनीथिंग लेस देन 80 आप बोलिएगा मुझे। देखो जब दाम बढ़ेंगे तो हर चीज के बढ़ेंगे। हाँ, इन्फ्लेशन भी है जैसा आपने बताया भाई। अब ये इन्फ्लेशन है। ऑयल तो बेडरॉक है, ऑयल ऑयल तो बढ़ेगा, बेडरॉक। डीजल का दाम बढ़ेगा। आप इधर से उधर सब्जी नहीं ले जा सकते ना, डीजल से ही जाएगी ना। गैस पे बस में तो जाएगी नहीं, ट्रक में जाएगी डीजल सडनली में। आप ईवीज का, ठीक है आपने अपने ट्रेन रूट्स पूरे इलेक्ट्रीफाई कर लिए और डीजल और पेट्रोल का आपने कम किया, इथेनॉल भी मिक्स कर रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। पर ये काम सडनली तो नहीं हो सकता ना, जितना तेजी से गिर रहा है उतनी तेजी से बनाने वाली वस्तुएं तो नहीं बन पाएंगी ना, जो आपके ऑल्टरनेटिव्स हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत है ना सर कि हमारा जो मेक इन इंडिया शुरू हुआ था, वो अगर उस समय स्पीड पकड़ लेता तो हमें आज इतनी दिक्कत नहीं होती। हमें आज इतनी दिक्कत नहीं होती। वो तो सर बट जनता, क्या कहा जाए, जनता का भी जनता उपयोग सरकार सब को क्या कर शॉर्टकट देगी। चाहिए। जब जब जनता को सोशलिज्म पढ़ाया गया है कि सरकारी नौकरी करनी है और यही करना है, एंटरप्रेन्योरशिप अभी नई नई पैदा हो रही है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अभी अभी आ रहा है, सड़कें बनने, हाईवे बनने, बिजली पूरे देश में पहली बार 2014 के बाद सबको मिली है। तो अभी अभी तो सब शुरू हो रहा है माहौल, और शुरू और होते मैं ही आपके जैसे कहते माध्यम हैं से सिर आपके सभी मुड़ाते ही ओले दर्शकों पड़ से गए, तो कहूँगा, ये। जी सर। सभी दर्शकों से कहूँगा आपके माध्यम से कि जी। लोन कम कर लो भाई, जितना कम कर सकते हो उतना कम कर लो लोन। लोन पे मत हम्म, रहो, नहीं तो लोन से भविष्य भी खराब होता है। तो ये जो काफी अच्छी इकोनॉमी का जानकारी। माहौल है, अब क्वार्टर के हम्म, रिजल्ट्स, अगले क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आएँगे बहुत खराब आएँगे, क्योंकि जी। लड़ाई झगड़े की वजह से प्रोडक्शन का दिक्कत हुई है। और ये जी। मार्च, अप्रैल, फरवरी, मार्च, अप्रैल तीनों गया है। तो अगले जी। क्वार्टर, अगले 6 महीने के रिजल्ट खराब हो गए। तो अब तो सर प्रॉब्लम बहुत तो बहुत होगी धन्यवाद। स्टॉक मार्केट से भी होगी। जी। अब आगे थैंक यू समाधान सर। पर भी बात करेंगे, आज की चर्चा भी थोड़ी लंबी रही, दर्शकों से भी राय, हमारी रिक्वेस्ट होगी कि कृपया कमेंट्स में अपनी राय में जरूर बताएं। और आज की चर्चा कैसी लगी, क्या आवश्यक लगी, क्या अगर जरूरी लगी, काम की लगी, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और सचिन जी के साथ हम फाइनेंशियल्स पर और मार्केट्स पर और इस प्रकार के वर्ल्ड ओवर जो भी इस तरीके की बातें हैं जो पॉलिटिकल और राजनीतिक तो चलती रहती हैं, पर इकोनॉमी समझना भी बड़ा आवश्यक है, तो सचिन जी के साथ हम इन विषयों पर आगे आते रहेंगे। तो सर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज हमें समय दिया, अपनी जानकारी साझा थैंक यू। की। और दर्शकों से रिक्वेस्ट है कृपया चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम।